वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट सिमुलेटेड प्रोग्राम में असाइनमेंट 17 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस 3 रिएक्शंस गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछा गया है। ठीक है, और हमें रिएक्शन के नेम मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ब्रोमोप्रोपेन है, KOH डाले तो प्रोपीन बन गया, मतलब यहाँ से Br और यहाँ से H एलिमिनेट हो गया, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज एलिमिनेशन। फर्स्ट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो CH3 आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया, तो मतलब ये जो OH है ये इस Br को रिप्लेस कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो डबल बॉन्ड ब्रेक होके Br ऐड हो रहा है, तो दिस इज एडिशन रिएक्शन। ये हो गया एडिशन। तो फर्स्ट एलिमिनेशन, सेकेंड सब्सटीट्यूशन, थर्ड एडिशन। तो देखो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये बी पार्ट में है। फर्स्ट इज एलिमिनेशन, सेकेंड इज सब्सटीट्यूशन एंड थर्ड इज एडिशन। तो फर्स्ट का बी पार्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्ब एनायन दिया हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज, दिस इज कार्ब एनायन, इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। ये किस ऑर्बिटल में होगा। अब जो कार्ब एनायन है उसका कार्बन ये है, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं क्या है। अब इसके साथ एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। निगेटिव चार्ज का मतलब एक लोन पेयर होगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, मतलब यहाँ पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहाँ से आया होगा, एक S होगा एक P होगा, तो इसीलिए इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा 2, उसकी हाइब्रिडाइजेशन SP होगी। तो SP देखो D पार्ट में है, इसीलिए इसका D पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा गया है फॉर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस को, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर सब्सटेंस जो है न्यूक्लियोफाइल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोफाइल इज लुईस एसिड, यही इनकरेक्ट हो गया, यही आंसर होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनर है उसे लुईस बेस बोलते हैं, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल को लुईस बेस बोलेंगे। ये लुईस एसिड बोला है, इनकरेक्ट है, हमारा आंसर ए होगा। अमोनिया इज न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि अमोनिया NH3 नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन के पास डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, देयरफॉर इट इज न्यूक्लियोफाइल एंड लुईस बेस। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सही है। न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग नहीं होता है। तो BCD करेक्ट है, ए इनकरेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंपाउंड दिया है, हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन। तो हाइपर कंजुगेशन के लिए हमारे पास मेन 2 कंडीशन होते हैं। हाइपर कंजुगेशन के 2 कंडीशंस है, कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन है या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, या कार्बोकैटायन होना चाहिए, या फ्री रेडिकल होना चाहिए। ठीक है, अब डबल बॉन्ड है, कुछ बुक में देखोगे बेंजीन बोलता है, तो बेंजीन में भी तो डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड, कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल प्रेजेंट होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हमारा ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन है अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन अगर बोलोगे, सेकेंड इज अल्फ़ा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। अल्फ़ा हाइड्रोजन मतलब कंजुगेटेड सिस्टम, या बोल सकते हो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो कार्बन होगा, लेकिन वो sp3 होनी चाहिए। फ्री रेडिकल या कार्बोकैटायन के साथ जो कार्बन होगा उसके साथ हाइड्रोजन होना चाहिए। तो फर्स्ट देखो, फ्री रेडिकल है ये, इसके साथ कार्बन ये है, ये कार्बन है, ये sp3 है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। देखो कार्बन फ्री रेडिकल है, इसके साथ PH, ये H स्मॉल होगा, PH का मतलब होता है बेंजीन रिंग। ठीक है,
ऊपर भी पीएच तो ऊपर भी बेंजीन रिंग होगा, और लेफ्ट साइड भी पीएच है, मतलब लेफ्ट साइड भी हमारे पास बेंजीन रिंग होगा। ठीक है, अब बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये देखो फ्री रेडिकल यहाँ पे भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी हमारा हाइपर कंजुगेशन नहीं देगा। अब ये फ्री रेडिकल है, ये अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ भी 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है फ्री रेडिकल के साथ, तो ये हाइपर कंजुगेशन देगा। तो इसका 3 ओनली मतलब 4th पार्ट करेक्ट होगा, सॉरी बी पार्ट करेक्ट होगा, 4th मैंने बोल दिया, बी पार्ट करेक्ट होगा 4th का बी पार्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Which of the following is most correct electron displacement for nucleophilic reaction to take place? न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, जहाँ से लिविंग ग्रुप एलिमिनेट होता है। तो यहाँ से देखो Cl- लिविंग ग्रुप होगा, न्यूक्लियोफाइल अगर कोई अटैक करेगा तो ये यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ से Cl- आएगा। सेम केस यहाँ है, यहाँ पे Cl- निकल नहीं रहा है, तो ये तो पहले हमारा एलिमिनेट ख़त्म हो गया, ये तो होगा ही नहीं। इसमें भी हो रहा है। अब इस तीनों में देखो, अगर ये इधर शिफ्ट हो रहा है, मतलब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, CH3+I ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, अपोजिट दिया है, क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, विड्रॉइंग नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो फर्स्ट भी इनकरेक्ट हो गया हमारा। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर, ये एकदम सही है। ये दे रहा है, ये दे रहा है, यहाँ पे नहीं है तो गलत हो गया। ये दे रहा है तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, फिर ये Cl- शिफ्ट होगा, तो ये डी भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट था, तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। बस ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हमें शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, in which of the following compound the CCl bond ionization shall give most stable कार्बोनियम आयन? CCl बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोनियम आयन कार्बोकेटाइन को भी बोलते हैं, तो मोस्ट स्टेबल कौन होगा? तो ए में जो बनेगा सी के साथ 3 मिथाइल है, 1 2 3। अब Cl- निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस इज टर्सरी, टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ से Cl- निकलेगा तो दिस इज बेंजाइल, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। बेंजाइल स्टेबल होता है लेकिन टर्सरी से थोड़ा कम होता है, क्योंकि टर्सरी में 3+I ग्रुप है और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी 9 बनेगा, तो इस दोनों रीजन से जो बेंजाइल है उससे ज़्यादा टर्सरी की स्टेबिलिटी होती है। सी पार्ट में देखो, इसमें तो NO2 ग्रुप लग गया, NO2 तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की घटा देगा। CH2+ प्राइमरी है, उसमें भी ये -I ग्रुप लग गया, तो -I ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाता है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। यहाँ पे सेकेंडरी हो गया, डी पार्ट में सेकेंडरी है, 2 मिथाइल है, CH3 के साथ C, एक और CH3 है, H पॉजिटिव आ जाएगा सेकेंडरी, तो उस प्राइमरी सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल टर्सरी होगा। बेंजाइलिक भी होता लेकिन टर्सरी से थोड़ा कम होगा, तो इसका ए पार्ट करेक्ट हो गया, क्योंकि यही टर्सरी कार्बोकेटाइन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सेम क्वेश्चन हो गया, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है। तो फर्स्ट में देखो सी के साथ 2 मिथाइल है, 1 और कार्बन है 2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, CH2 CH3, तो दिस इज टर्सरी, ये है ये। बी में देखो CH3 होल 3, मतलब ये भी टर्सरी है, CH3 C CH3 CH3 प्लस, दिस इज ऑल्सो टर्सरी। अब दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन में अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, तो ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, तो यहाँ पे 3 3 और 2, 3 + 3 6 + 2 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं? ये भी अल्फ़ा, जो कार्बोकेटाइन से लगे हुए कार्बन है सारे अल्फ़ा है, तो 3 3 6 3 9, मतलब बी जो है ज़्यादा स्टेबल होगा ए से, तो बी से ए ज़्यादा स्टेबल इसमें नहीं है, इसमें है, और ये तो नहीं होगा क्योंकि टर्सरी है तो बहुत ज़्यादा होगा। ये देखो सी सेकेंडरी है, तो आंसर ये सी दो में से आएगा, चेक कर लेते हैं। CH3 2 है CH के साथ, तो ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी की स्टेबिलिटी दोनों से कम होगी। उसके बाद जो है डी प्राइमरी है, CH3 CH2,
तो सेकेंडरी से भी कम स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें एक ही प्लस आई ग्रुप होता है, इसमें 2 प्लस आई ग्रुप होता है, और ई मिथाइल है सबसे कम स्टेबल। तो सबसे कम ई होगा, फिर डी होगा, फिर सी होगा। तो ई डी सी एक ही ऑप्शन है, बी पार्ट, तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है इसके पास, तो इसका आंसर लिख देते हैं, बी पार्ट होगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में होमोलाइटिक फिजन ऑफ द फॉलोइंग अल्केन फॉर्म्स फ्री रेडिकल। CH3 इथेन का है, प्रोपेन है, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड दिए हैं, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन से फ्री रेडिकल बन रहा है। जब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है तो कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइन बनता है, होमोलाइटिक से हमेशा फ्री रेडिकल बनेगा। तो इसमें भी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए भी जैसे हमने कार्बोकेटाइन में बताया था प्लस आई ग्रुप और हाइपर कंजुगेशन देखते हैं, सेम केस है फ्री रेडिकल में भी, इसमें भी हाइपर कंजुगेशन और फ्री रेडिकल देखेंगे। तो ये देखो टर्सरी है, सी के साथ 3 मिथाइल है ना, सी के साथ 3 मिथाइल है, तो ये टर्सरी फ्री रेडिकल हो गया, टर्सरी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अल्फ़ा हाइड्रोजन देखो 3 3 3 9 हो गए, क्योंकि फ्री रेडिकल वाले कार्बन के साथ जो कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन, उसके साथ जो हाइड्रोजन होगा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। अब दूसरा देखो, ये सेकेंडरी है, CH3 2 है सी के साथ, अच्छा नहीं सेकेंडरी नहीं, इसके साथ और है, इथाइल भी है, तो ये भी टर्सरी हो गया, सॉरी ये भी था ना, तो ये भी टर्सरी हो गया, लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें कम हो जाएंगे, यहाँ पे 2 ही है, 3 3 टोटल 8 हो गया, मतलब ये जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये फर्स्ट वाला तो ऐसे इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो ये सेकेंडरी से ये टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, सही है, लेकिन ये देखो सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल, ये भी सेकेंडरी है। चलो पहले सबको देख ही लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, CH3 CH, ये सेकेंडरी है, ये हमारे पास सेकेंडरी है, और सेकेंडरी दूसरा है ही नहीं, अल्फ़ा हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये प्राइमरी है। तो सबसे कम ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये, फिर ये, तो ये वाला ऑप्शन देखो सी पार्ट में है, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्सरी जिसमें 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, फिर टर्सरी जिसमें 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, Cl+ एक्सेप्ट कर सकता है, BH3 भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, H3O+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, NO2+ भी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, बेंजीन के नाइट्रेशन में भी हमने देखा है, तो इसका डायरेक्ट सी पार्ट आंसर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस इन द फॉलोइंग इज इन द ऑर्डर ऑफ। कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी पूछा गया है, ठीक है, तो देखते हैं कार्ब एनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो कार्बोकेटाइन का जस्ट अपोजिट होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो -I ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और -M ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड प्लस रिलीजिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, +I ग्रुप्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और +M होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज के साथ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, निगेटिव चार्ज है इसके साथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, निगेटिवली चार्ज है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, लेकिन 2 +I ग्रुप आ गया इसमें, अल्काइल जो है +I ग्रुप होता है, इसमें 3 +I ग्रुप हो गया, तो सबसे कम तो 4, उसके बाद 3, सबसे कम 4 फिर 3, देखो 4 3 एक ही पार्ट है ए, तो ए ही आंसर हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा हमारे सेकंड, फिर फर्स्ट, क्योंकि sp है तो sp में s कैरेक्टर ज़्यादा है, जो कि पिछले असाइनमेंट में हमने डिस्कस किया था, s कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो -I इफेक्ट बढ़ेगा, -I इफेक्ट स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, इसीलिए फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर I- Cl- Br- इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, तो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है, तो हेलोजन में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, मतलब क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन, तो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड,
तो देखो सबसे ज़्यादा आयोडाइड, ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड ए पार्ट में है, तो इसका भी ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच एमंग्स द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। फिर से वही क्वेश्चन, दिस इज मिथाइल, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्सरी। तो टर्सरी में 3+I ग्रुप होता है और 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होता है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल की होती है। तो सबसे ज़्यादा पूछा है तो टर्सरी, डी पार्ट में है तो डी पार्ट करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग -I इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट। -I इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। -I इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव इसमें कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सी पार्ट में है तो इसका सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रेसिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्साइल आयन। रेसिस्टेंट मतलब किस पे, न्यूक्लियोफाइल इजीली, न्यूक्लियोफाइल में क्या है, हाइड्रोक्साइल, इजीली अटैक नहीं करेगा। तो क्या क्या दिया है, मिथाइल एसीटेट, एसीटेट है तो CH3CO ग्रुप होगा, OCH3। दूसरा है एसीटोनाइट्राइल, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। डाईइथाइल ईथर, C2H5OC2H5। एसिटामाइड, CH3CONH2। अब इस पे OH- इस पे इजीली अटैक कर पाएगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। इस पे भी अटैक कर पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। इस पे नहीं अटैक करेगा क्योंकि पाई बॉन्ड भी नहीं है इसमें। इस पे भी अटैक कर पाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सारे देगा, ये ईथर जो है नहीं देगा। तो ईथर वाला सी पार्ट में है तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी फिर से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे आ गया। तो देख रहे हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं अब हम लोग ए पार्ट में, ये जो सी है ये एक्स्ट्रा है, इसको हटा दो। दिस इज प्राइमरी, इसमें 2 है तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, 3 है तो टर्सरी हो जाएगा। दिस इज बेंजाइल। तो पूछा क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, बेंजाइल से भी ज़्यादा स्टेबल टर्सरी होगा, तो इसका सी पार्ट करेक्ट होगा। तो इसका सी पार्ट देखो 15 का सी। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्यूरिफिकेशन में 16 नंबर, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंजेज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। डायरेक्ट अगर सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होगा, दैट इज गैस में, सॉलिड से गैस में, तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ठीक है, द टेक्निक यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सच सॉलिड सब्सटेंस बेस्ड ऑन एबव प्रिंसिपल इज नोन एज सब्लिमेशन। पहले ही बता दिया था, बी पार्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ग्लिसरॉल एंड एस्पेंटलाई। तो ग्लिसरॉल और एस्पेंटलाई जो है दोनों लिक्विड होता है और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, इसीलिए इसके लिए डिस्टिलेशन यूज करेंगे। लेकिन ग्लिसरॉल और एस्पेंटलाई दोनों, ग्लिसरॉल का दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा है, तो सिंपल डिस्टिलेशन करने से बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, इसीलिए इसके लिए हम लोग डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर करते हैं। तो ए का 3 पार्ट हो जाएगा, ए का 3 एक ही पार्ट, एक ही आंसर है। क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है ज़्यादा होता है। क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटली अगर देखोगे तो 334 केल्विन होता है, एनिलीन का 457 केल्विन होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा हो और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं हो, 334 जो है 100 से कम ही आया, 273 + 100 373 होता है, उससे बहुत कम ही आया, मतलब इसके लिए हम लोग ईजिली डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं। डिस्टिलेशन का गया 4th पार्ट, डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नाम से ही पता चल जाता है। एनिलीन और वाटर स्टीम डिस्टिलेशन, तो इसका सी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है अब हमारे पास, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है क्रोमेटोग्राफी का ही एक टाइप है। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप है।
जिसमें हम लोग एक पेपर लेते हैं स्टेशनरी फेज में जिसमें कुछ वाटर ट्रैप्ड होता है और उस पर हम लोग मोबाइल फेज लेते हैं जो कि उसका सॉल्वेंट होता है। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का ही एक टाइप हो गया पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये पार्ट हो गया, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। 19 नंबर क्वेश्चन है अब हमारे पास, मोस्ट सुटेबल मेथड टू सेपरेट 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा होता है, इसीलिए दोनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। और डिस्टिलेशन एक ही ऑप्शन है तो बाकी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सी पार्ट है इसका। स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करेंगे क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो कॉस्ट कम करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर का यूज हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ नेफ्थलीन जो कि वोलाटाइल सॉलिड है एंड बेंजोइक एसिड नॉन वोलाटाइल सॉलिड है। तो वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल के लिए सब्लिमेशन, बी पार्ट होगा। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो वोलाटाइल है वो वेपर बन के बाहर निकल जाएगा, उसको कंडेंस करके अलग कर लेते हैं, नॉन वोलाटाइल नीचे बच जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टॉलिन द प्रेशर फॉर टॉलिन इन वेपर इज। अब देखो, जब हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर करते हैं तो हम लोग उस टाइप के सब्सटेंस का करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, कॉस्ट कम करने के लिए। और स्टीम डिस्टिलेशन का एक ही कंडीशन और है कि जो इसमें हमारा सब्सटेंस है वो स्टीम सॉल्यूबल होना चाहिए, वाटर के वेपर में सॉल्यूबल होना चाहिए। तो क्या होता है, ये डाल्टन्स लॉ पे बेस्ड है। तो हम लोग स्टीम और लिक्विड दोनों को क्या करते हैं, एक साथ मिक्स करके बॉयल करते हैं। तो स्टीम के साथ लिक्विड मिक्स होकर ऊपर जाता है, जिससे वेपर प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर के अगर इक्वल होगा तो जो बैरोमीटर का प्रेशर है वो स्टीम और जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस कौन सा दिया इसमें, टॉलिन, दोनों के प्रेशर के सम के इक्वल होगा। मतलब बैरोमीटर का प्रेशर जो है टॉलिन के एक्चुअल प्रेशर से कम होगा, क्योंकि बैरोमीटर का प्रेशर अगर P मान लो तो ये इक्वल है प्रेशर ऑफ स्टीम प्लस प्रेशर ऑफ क्या है, टॉलिन। तो जो प्रेशर ऑफ टॉलिन है इससे तो कम होगा। प्रेशर ऑफ टॉलिन क्या होगा, प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ H2O, बैरोमीटर के प्रेशर से इतना कम होगा। तो इक्वल टू प्रेशर ऑफ बैरोमीटर नहीं, लेस देन प्रेशर ऑफ बैरोमीटर, बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक मोस्ट सुटेबल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन कीटोन है फ्रॉम मिक्सचर कंटेनिंग बेंजोइक एसिड, आइसोएमाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेनोन। जब बहुत सारे मिक्सचर हो तो उसके लिए हम लोग मॉडर्न टेक्निक का यूज करते हैं जिसका नाम है गैस क्रोमेटोग्राफी, जो कि डी पार्ट में है। 22 का डी पार्ट होगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 में क्या है, ए इज लाइटर फिनॉल एंड बी इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ए फिनॉल है, बी कार्बोक्सिलिक एसिड है। सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ A and B can be carried out by easily using a solution of, ये हमने क्लास 12th में भी पढ़ा है। जो फिनॉल है ये बाइकार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, इसमें अगर बाइकार्बोनेट डाला, सोडियम का ले लेते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा Na के साथ, HCO3 H के साथ H2CO3 बनाता है। जो मिक्सचर होता है H2 और CO2, मतलब CO2 गैस इवॉल्व होगा, एफरवेसेंस देगा, लेकिन फिनॉल रिएक्शन ही नहीं करता है तो फिनॉल एफरवेसेंस नहीं देगा। तो इस तरह से हम लोग दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ। तो सोडियम बाइकार्बोनेट डी पार्ट में है तो डी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 में क्या बोला गया, द जेल्डाल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जेल्डाल मेथड किसके लिए यूज कर सकते हैं, तो बच्चे जेल्डाल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, जिससे उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करके अमोनियम सल्फेट बना लेगा। तो कौन अमोनियम सल्फेट नहीं बनाएगा, क्या पूछा है, कौन नहीं करेगा, ये करेगा। एस्टिमेशन नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड, कौन बनाएगा, तो ये रिंग में है, ये अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये NH2 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनियम सल्फेट इजीली बनाएगा। डाइजोइक ग्रुप भी ये इजीली ब्रेक नहीं होता है, नाइट्रो भी ब्रेक नहीं होता है, NH2 ग्रुप वाला बनाएगा, जो कि बी पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, ड्यूमाज मेथड का क्वेश्चन है।
तो 24 का आंसर लिख लेते हैं, 24 का था बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। इन ड्यूमाज मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ड्यूमाज मेथड 0.25 ऑर्गेनिक ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है 0.25 ग्राम। गेव 40 ml नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वॉल्यूम V2 मान लेते हैं, कितना ग्राम दिया है 40 ml में दिया, सॉरी वॉल्यूम है तो ml में दिया है। टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन एंड 725 mm प्रेशर, T2 मान लेते हैं, प्रेशर P2 मान लेते हैं, 725 ml। लेकिन ड्यूमाज मेथड में जो प्रेशर आता है उसमें कुछ मॉइस्चर होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, तो इसीलिए हम लोग एक्वस टेंशन माइनस करते हैं। एक्वस टेंशन 25 mm दिया है, तो 725 - 25 होगा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज़ 700 mmHg। तो N2 का परसेंटेज, तो इस डाटा के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको कंबाइंड गैस इक्वेशन दैट इज P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2 के हेल्प से STP पे कन्वर्ट कर लेते हैं, वॉल्यूम क्या होगा ये नॉर्मल। वैसे इसको भी PV इक्वल्स टू NRT से सॉल्व कर सकते थे मोल निकालने के लिए, हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है, और बुक में भी इसी को यूज किया जाता है, और ये थोड़ा कैलकुलेशन इसका आसान होता है एज कम्पेयर टू PV इक्वल्स टू NRT। तो STP पे प्रेशर हमें पता है 1 ATM, 1 ATM मतलब 760 mmHg होगा। P1 मान लेते हैं, V2 हम V1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन STP पे निकालना है, और T1 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ 273 केल्विन। तो ये डाटा पुट कर दो इसमें, P1 है 760, V1 निकालेंगे, T1 है 273, ठीक है ना, ये इक्वल हो जाएगा P2 हो गया 700, V2 हो गया 40 ml, मतलब V1 ml में निकलेगा क्योंकि ये डाटा ml में है, अपॉन T2 केल्विन में 300 दिया है। तो यहाँ से V1 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, 700 इंटू 40, ये 273 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई होके, डिवाइडेड बाय 760 इंटू 300, 0 0 कैंसिल कर देते हैं, ये 0 कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 बच गया, 4 9 जा 36, ये ml में आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 7 इंटू 91 अपॉन 19 ml। तो ये सॉल्व होके आ रहा है हमारे पास 33.52 ml। अब STP पे अगर इसका वॉल्यूम निकल गया तो मोल ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं। STP पे जो वॉल्यूम आया है 33.52, इसको 22,400 से ml में है तो डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा। अब मोल आ जाएगा तो मास ऑफ नाइट्रोजन निकल जाएगा कैसे निकालेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, 33.52 अपॉन 22,400 इंटू 28 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं, मास ऑफ नाइट्रोजन 33.52 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 22,400 इंटू टोटल मास कितना था हमारे पास, यहीं से देख लेते हैं 0.525 ग्राम, 0.25 इंटू 100%। अब इसको सॉल्व करना, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके आ रहा है हमारे पास 16.76%, 16.76%। देखो कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 में क्या है, इन द जेल्डाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल सैंपल, अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम 0.75 ग्राम सैंपल, मतलब मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.75 ग्राम, मास ऑफ सैंपल बोल सकते हो। न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जो अमोनिया था वो किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड को, और सल्फ्यूरिक एसिड का हमें डाटा दिया है 1 मोलर 10 ml, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है, तो इसमें वैसे N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2 भी कर सकते थे, अदरवाइज रिएक्शन भी कर सकते हो, सिंपल रिएक्शन है। अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनियम सल्फेट बनाता है NH4 होल टू SO4, मतलब ये 2 मॉलिक्यूल। तो ये है 1 मोलर 10 ml, मिली मोल निकाल लेते हैं, मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम, ये मिली मोल्स होगा, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के 10 मिली मोल्स हो गए, तो जितना सल्फ्यूरिक एसिड होगा
उसका डबल अमोनिया होगा, तो अमोनिया कितने हो जाएंगे 20 मिलीमोल्स। अमोनिया के मिलीमोल्स निकल गए 20 मिलीमोल्स। ठीक है, तो अमोनिया के मास कितने होंगे, अमोनिया का मास यहाँ से निकाल लेते हैं, मोल, मिलीमोल को मोल में चेंज करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू अमोनिया 14 और 3 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा ग्राम में, क्योंकि मोल इंटू मोलर मास होता है। अब अमोनिया का मोलर मास 17 ग्राम है, 17 ग्राम अमोनिया में एक नाइट्रोजन 14 ग्राम नाइट्रोजन होता है, तो 1 ग्राम अमोनिया में कितना होगा 14/17 ग्राम नाइट्रोजन। तो अमोनिया है हमारे पास 20 × 10⁻³ ग्राम अमोनिया में कितना नाइट्रोजन होगा 14/17 × 20 × 10⁻³ ग्राम। तो नाइट्रोजन निकल गए, तो 14/17 × 20 × 10⁻³ ग्राम ये निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अच्छा इसको 17 से भी मल्टीप्लाई करना था ना, मास इंटू 17 भी था, तो 17 और 17 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 14 × 2 = 28 280 × 10⁻³ ग्राम, तो -3 है तो 0.28 ग्राम हो गया। ठीक है, तो 0.28 ग्राम हमारे पास अमोनिया निकल गया, सॉरी नाइट्रोजन निकल गया। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मास था हमें क्वेश्चन में ही देख लेते हैं 0.75 × 100%। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व होके आ गया हमारे पास 37.33%। तो 37.33% कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट, तो ए पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, जेल्डाल्स मेथड इज़ यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ, जेल्डाल मेथड से हम लोग अभी देखा नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं, ए पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है,